हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। ये फ्रेंड्स चैप्टर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है, जिसमें 4 स्टेजेज होती हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन किया जाता है, फिर वो ग्रोथ स्टेज में जाता है प्रोडक्ट, फिर मैच्योरिटी स्टेज में जाता है और फाइनली वो डिक्लाइन स्टेज में जाता है। तो इन सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में बेसिकली 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं: एसेट टाइप के प्रोडक्ट, लाइबिलिटी टाइप के प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट। एसेट टाइप के प्रोडक्ट यानी आपके लोन वगैरह हो गए, लाइबिलिटी टाइप के प्रोडक्ट आपके जितने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट वाले हो गए। अदर प्रोडक्ट में जो फी बेस्ड इनकम वगैरह होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ में हम सेविंग अकाउंट के कुछ फीचर्स भी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले हम जरा प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, टू बी सक्सेसफुल इन रिटेल बैंकिंग एनी बैंक हैज़ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डेवलप अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू मीट दीज सेगमेंट्स। तो किसी भी बैंक को अगर रिटेल बैंकिंग में सफल होना है तो उसे डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। कस्टमर के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट उन्हीं के हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ेंगे ताकि उन सेगमेंट की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। जैसे सैलरीड क्लास की नीड अलग है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी नीड अलग है, जो वर्कर हैं, छोटे मतलब कम कमाई वाले लोग हैं, उनकी नीड अलग है। तो डिफरेंट कस्टमर के जो सेगमेंट हैं फ्रेंड्स, उनकी नीड अलग है और उनकी नीड के हिसाब से एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को ऑफ़र करना ज़रूरी होता है अगर रिटेल बैंकिंग को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अगर कोई 200 रुपये दिन में कमाता है और आप उसको बोलोगे कि आपको अपने खाते में 5,000 रुपये मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऐसे में बेसिक मतलब वो कस्टमर शायद ना एग्री करे। लेकिन कोई कस्टमर जिसकी महीने में तनख्वाह 50,000 60,000 रुपये है, अगर आप उसको ये बोलते हैं कि आपको जो हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें मिनिमम आपको 5,000 या 2,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो एग्री कर सकता है। तो वही है यहाँ पर कि रिटेल बैंकिंग अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सेगमेंट को समझना पड़ेगा और उसके अप्रोप्रिएट जो है आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। दो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटर टू डिफरेंट सेगमेंट, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक कोर प्रोडक्ट व्हिच कैटर टू ऑल सेगमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और वो डिफरेंट सेगमेंट की नीड को फुलफिल भी करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि सभी सेगमेंट की नीड को फुलफिल करते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बेसिक प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट होते हैं जो सभी सेगमेंट की नीड को फुलफिल करते हैं। लाइक वाइज डिफरेंट बैंकर्स मार्केट देयर डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट नेम दो दे हैव्स कॉमन फीचर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो बैंक होते हैं, बैंकर्स जो होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एक अलग नाम देते हैं जबकि उनके फीचर कॉमन होते हैं। जैसे कार लोन जो है, फीचर सेम है। कार लोन, ये भी कार लोन ही करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कार लोन करेगा, केनरा बैंक भी कार लोन ही करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कार लोन ही करेगा, लेकिन नेम अलग अलग रखते हैं। कॉमन फीचर सेम रहेंगे, लेकिन ऐसा किस लिए किया जाता है? ब्रांडिंग के पर्पज से किया जाता है ताकि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके फ्रेंड्स। ओके, द आइडिया ऑफ दिस इज टू मेक कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक विद द पर्टिकुलर नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आइडिया ये होता है कि ताकि कस्टमर जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बैंक को जान पाए। ओके, द इनिशिएटिव ऑफ बैंक टू क्रिएट रिकॉल फॉर प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज ब्रांडिंग। तो अगर जो है बैंक ऐसा कर रहा है कि अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है कस्टमर उसका रिकॉल कर पाए, तो जो ये करने की कोशिश की जा रही है उसका मतलब होता है ब्रांडिंग। जैसे एसबीआई हाउसिंग लोन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसबीआई हाउसिंग लोन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हाउसिंग लोन ही है लेकिन एसबीआई हाउसिंग लोन इसलिए बोला जा रहा है ताकि एक ब्रांड बन जाए। एसबीआई हाउसिंग लोन अपने आप में एक ब्रांड बन जाए और कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को आसानी से रिकॉल भी कर पाए फ्रेंड्स। ओके, बैंक बेसिकली अडॉप्ट 2 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। तो बैंक क्या करते हैं, 2 तरीके की ब्रांडिंग अडॉप्ट करते हैं। ब्रांडिंग का मतलब हुआ कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को याद रख सके, रिकॉल कर सके। और उसे ब्रांडिंग कहते हैं। और ब्रांडिंग 2 होती है, एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, एक कारपोरेट की ब्रांडिंग होती है। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में आप चाहते हैं कि कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को याद रखे, रिकॉल कर पाए। और कारपोरेट ब्रांडिंग का मतलब होता है पूरे कारपोरेट का, यानी पूरे बैंक को आप चाहते हैं कि वो रिकॉल करे, बैंक को इटसेल्फ वो रिकॉल कर पाए। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश करवा रहा है, अपने आप को ब्रांड बना रहा है, तो वो कारपोरेट ब्रांडिंग हो गई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब अपना हाउसिंग लोन का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, एसबीआई हाउसिंग लोन कह रहा है,
तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा है उस समय पर, ठीक है फ्रेंड। ब्रांड इनिशिएटिव बाय बैंक्स विल हेल्प देम टू डेवलप डेफिनेट बिजनेस थ्रू दैट प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी एंड दे डू दैट एक्सरसाइज डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ब्रांड जो ये ब्रांडिंग की इनिशिएटिव होती है फ्रेंड्स बाय बैंक्स, जो बैंक क्या करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट को ब्रांड करने की कोशिश करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विल हेल्प देम टू डेवलप डेफिनेट बिजनेस। अब उससे क्या होता है, एक बार आपने किसी प्रोडक्ट को एज ए ब्रांड पेश करते हैं, हाउसिंग लोन पर आपने बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो उससे क्या होगा, बिजनेस जनरेट होता है, ठीक है। बिजनेस इन अनडाउटेबली जनरेट होता है दैट प्रोडक्ट बाई डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। अब क्या होगा कि चूंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, उस पर उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसके स्पेसिफिक जो है ब्रांडिंग करेंगे, मतलब स्ट्रेटजी बनाएंगे, ताकि वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा प्रचार में आ जाए, ज़्यादातर लोग उसको बाई करें। जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाउसिंग लोन ही है। अब अगर एसबीआई हाउसिंग लोन पर बैंक एडवर्टीजमेंट पर फोकस करता है, उसको ब्रांडिंग करने की कोशिश करता है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो एसबीआई क्या करेगा, अपने हाउसिंग लोन प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार करेगा, ठीक है। और यही स्ट्रेटजी वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए एसबीआई नहीं करेगा, अपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अगर उसमें कोई बहुत अच्छा फीचर आया हुआ है, तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी सेम स्ट्रेटजी डेवलप करेगा और अपने इस क्रेडिट कार्ड को भी ब्रांड बनाने की कोशिश करेगा, उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश करता है। दीज प्रोडक्ट इंक्लूड कोर प्रोडक्ट एज वेल एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो जिन प्रोडक्टों की हम यहाँ पर ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोर प्रोडक्ट भी आते हैं फ्रेंड्स, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी आते हैं। कोर प्रोडक्ट हमने समझा था कि वे प्रोडक्ट होते हैं जो काम, जिस काम के लिए बैंक बना है, उस काम को अगर करें तो वो कोर प्रोडक्ट हो गया। जैसे बैंक का काम है कस्टमर से पैसे जमा करवाना और कस्टमर को लोन देना, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारी बेसिक कोर प्रोडक्ट हो गए, और इसी में लोन वगैरह देना भी आपका कोर प्रोडक्ट हो गया। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो होता है जब इसके सेविंग अकाउंट तो ऑफर किया, लेकिन उसके साथ साथ ही हमने कुछ ऐड ऑन फीचर जैसे इंटरनेट बैंकिंग ऑफर कर दी, मोबाइल बैंकिंग ऑफर कर दी, या फिर कुछ सब्सिडी वगैरह ऑफर कर दी, कुछ चार्ज वेव कर दिए, नहीं लिए, वो सारे अगर चीज़ें ऐड ऑन करते हैं तो इसी कोर प्रोडक्ट को ही ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कह दिया जाता है, जब वो ऐड ऑन फीचर के साथ आता है। कोर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मार्केटिंग की। कोर प्रोडक्ट अपने आप में पर्याप्त होते हैं, क्योंकि ये इनडिस्पेंसेबल होते हैं, किसी की ज़िंदगी से इनको हटाया नहीं जा सकता। कस्टमर की ज़िंदगी से जो कोर प्रोडक्ट हैं उनको हटाना, सेपरेट करना आसान नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की नीड होती ही होती है। सेविंग अकाउंट की तो होगी ही, अगर वो सैलरी पा रहा है तो भी चाहिए, अगर वो कहीं और से अर्निंग कर रहा है या अपना पैसा रखना चाहता है बैंक में, सेविंग करना चाहता है, हर केस में उसे सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मार्केटिंग एंगल से अच्छा खासा एफर्ट करते रहना पड़ता है, तभी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आपके सक्सीड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने ये बातें समझ ली। तो प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंकर में हमने समझा कि अगर आप रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट को समझना होगा, और उसको समझ करके उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना होता है। दो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है डिफरेंट सेगमेंट की नीड को फुलफिल करते हैं, फिर भी कुछ सर्टेन ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं, और वो हर एक सेगमेंट की नीड को फुलफिल करते हैं। बेसिक प्रोडक्ट हो गए एक तरीके से, ठीक है। इसी वजह से लाइकवाइज डिफरेंट बैंकर क्या करते हैं, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट नाम से जो है ब्रांडिंग करते हैं। जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई हाउसिंग लोन, एसबीआई कार लोन, केनरा बैंक, डॉक्टर्स डिलाइट, ऐसे करके वो स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं कि ताकि वो कस्टमर जो है आसानी से ईजिली उनके बैंक को, उनके प्रोडक्ट को याद रख सके, रिकॉल कर सके। द आइडिया ऑफ दिस टू मेक द बैंक कस्टमर आइडेंटिफाई बैंक विद पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर आइडिया ये होता है कि पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट का नाम भी लिया जाए, जैसे डॉक्टर्स डिलाइट करके कोई प्रोडक्ट है, अगर वो केनरा बैंक का ही है, तो आसानी से कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के नाम से बैंक के नाम को आइडेंटिफाई कर पाएगा। द इनिशिएटिव ऑफ बैंक टू क्रिएट रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट इज टर्म एज ब्रांडिंग। तो जहाँ पर बैंक जो है ये कोशिश कर रहा है कि उसका कस्टमर जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकॉल कर सके, उसे याद रख सके, तो वहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। बैंक जो है बेसिकली दो टाइप की ब्रांडिंग करता है, एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करता है और एक कारपोरेट की ब्रांडिंग करता है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आप जो है रिकॉल करवाना चाहते हैं कस्टमर से, तो वो प्रोडक्ट ब्रांडिंग हो गई, और अगर आप चाहते हैं पूरे बैंक एज ए होल वो याद रखे, तो उसे जो है हम कारपोरेट ब्रांडिंग कहते हैं।
ब्रांडिंग में क्या होता है कि हेल्प करता है नया बिजनेस लाने में, बिजनेस बढ़ता है। क्लियर सी बात है, ब्रांडिंग से बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि बैंक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जब दिखाता है तो वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी डेवलप करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और यही काम वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए भी करता है। यानी हर एक प्रोडक्ट के क्रेडिट कार्ड के लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार है कि कैसे इसको हम बढ़ाएंगे, हाउसिंग लोन के लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार है, कार लोन के लिए अलग है, एमएसएमई लोन्स के लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार होती है। ठीक है, दीज प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट जिनकी हम यहाँ पर ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट दोनों टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। कोर प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा कि इनके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको लगातार मार्केटिंग का एफर्ट करते रहना होता है। आइए अब हम समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं रिटेल बैंकिंग में वो कौन कौन से हैं। तो प्रोडक्ट जो है ब्रॉडली 3 तरीके क्लासीफाई कर सकते हैं। डिपॉजिट प्रोडक्ट, जिसमें लायबिलिटी प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। दूसरा एसेट प्रोडक्ट, जिन्हें रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और तीसरा है अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है। तो बेसिकली रिटेल बैंकिंग में 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। लायबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे डिपॉजिट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा एसेट प्रोडक्ट, जिसे क्रेडिट प्रोडक्ट या रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और तीसरा अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स इन सब के बारे में, हम यहाँ पर सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम केवल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स यानी लायबिलिटी वाले प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और अगले लेक्चर में भी शायद इसी के बारे में ही हम और डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और लायबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इन डिपॉजिट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो डिपॉजिट या लायबिलिटी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होती है उसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं? सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, 3 तरीके के आते हैं। और ए कम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट प्रोडक्ट इज आल्सो ऑफर्ड, इसके अलावा इनका कम्बिनेशन भी जो है डिपॉजिट प्रोडक्ट का ऑफर किया जाता है। तो अगर हम देखें डिपॉजिट प्रोडक्ट बेसिकली 3 हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। इसमें टर्म डिपॉजिट का मतलब फ्रेंड्स आपका एफडी और आरडी दोनों आ जाता है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट का मतलब यही होता है जो कुछ समय पर मेच्योर हो, टाइम डिपॉजिट हो जाता है ना एक तरीके से। तो आपका हमने ये देखा कि जो इसमें रिटेल बैंकिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं, लायबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्ट। लायबिलिटी प्रोडक्ट को डिपॉजिट प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी ये सारे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो लायबिलिटी हैं, बैंक के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ये लायबिलिटी है। अगर किसी कस्टमर ने आपके पास आकर के 2 करोड़ रुपए की एफडी बनवा ली तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपको इसे वापस करना होगा, इसीलिए इसे लायबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट को। एसेट प्रोडक्ट वो होते हैं जो आपको कुछ इनकम जनरेट करके दे दें। अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन किसी कस्टमर को दे दिया तो ये कल को चल करके आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न करके देगा, तो इसलिए इसे एसेट प्रोडक्ट कहते हैं, या रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा जो और प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं उनको अदर में रखा जाता है। ज़्यादातर इसमें फी बेस्ड इनकम वाले होते हैं, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गए, ओके, फिर म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस वगैरह हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो डेबिट, अब हम इसमें से पहला वाला उठा रहे हैं फ्रेंड्स कि डिपॉजिट प्रोडक्ट या लायबिलिटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं फ्रेंड्स आपके डिपॉजिट प्रोडक्ट में? सेविंग डिपॉजिट प्रोडक्ट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये 3 आते हैं। इसके अलावा इनका कम्बिनेशन भी ऑफर किया जाता है। तो डिपॉजिट प्रोडक्ट फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है कस्टमर को, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट, 3 तरीके की चीज़ें ऑफर की जाती हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला देखेंगे डिमांड डिपॉजिट के बारे में, जिसका होता है कासा। कासा का मतलब होता है फ्रेंड्स करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, कासा डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर हम टाइम डिपॉजिट के बारे में देखें। यानी हमने देखा था ना कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, प्लस टाइम डिपॉजिट होता है। तो कासा आपका ये वाला हो जाएगा, और टाइम डिपॉजिट के बारे में अगले वाले में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट या कासा डिपॉजिट। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा हमें डिमांड करने पर कस्टमर के वापस करना पड़े तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जैसे करंट अकाउंट में जो पैसा है, अगर उसके खाते में 60 लाख रुपए हैं और वो आपसे डिमांड करता है 60 लाख रुपए, तो तुरंत ही आपको देने पड़ेंगे, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यही बात सेविंग अकाउंट पर भी लागू होती है। तो देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट 2 तरीके के, कोर करंट अकाउंट या ऑगमेंटेड करंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, करंट अकाउंट 2 तरीके के, कोर करंट अकाउंट, ऑगमेंटेड कोर अकाउंट। और सेविंग अकाउंट के केस में भी यही होगा, आपका कोर सेविंग अकाउंट हो जाएगा और ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब हमने कोर का मतलब समझा था, जो बेसिक फैसिलिटी के साथ आते हैं उन्हें हम कोर अकाउंट कहते हैं, और जिनमें ऐड ऑन फीचर्स हम देते हैं
उन्हें जो है ऑगमेंटेड करंट अकाउंट या ऑगमेंटेड अकाउंट कह सकते हैं। तो देखिए जैसे कोर करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिक करंट अकाउंट जिसमें चेकबुक ऑफर की जा रही कस्टमर को, बस एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया गया प्लस उसको चेकबुक अगर दे दी गई तो उसे कोर करंट अकाउंट कहेंगे। ऑगमेंटेड करंट अकाउंट में क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, इसमें बेसिक करंट अकाउंट और चेकबुक तो दी ही गई प्लस उसके अलावा इंश्योरेंस भी ऑफर कर दिया गया, एड ऑन सर्विस दे दी गई ना उसको, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया, उसमें लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस दे दिया गया या अदर कंसेशन लाइक फ्री रिमिटेंस वगैरह। तो अगर वो नेफ्ट वगैरह करता है, आरटीजीएस करता है, तो हमने महीने में बता दिया कि 2 बार या 3 बार आपको फ्री हम ऑफर कर देंगे। तो इस तरीके की जो फैसिलिटी हमने दे दी तो वो आपका ऑगमेंटेड करंट अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, जो कोर करंट अकाउंट के फीचर थे यानी करंट अकाउंट दिया प्लस चेकबुक तो दी ही कोर, और प्लस उसके अलावा वैल्यू एडिशन चीज़ें दे दी, जैसे उसको लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफर कर दिया, साथ ही साथ में कुछ कंसेशन ऑफर कर दिए, जैसे अगर आप रिमिटेंस करते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस करते हैं तो सर्टन लेवल तक आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फीस, ठीक है। सेविंग अकाउंट के केस में भी सेम है फ्रेंड्स, कोर सेविंग अकाउंट जिसमें आपने करंट अकाउंट बेसिक सेविंग अकाउंट खोला, चेकबुक और डेबिट कार्ड दे दिया, तो सेविंग अकाउंट हो गया प्लस एक चेकबुक ऑफर कर दी प्लस जो है एक एटीएम यानी डेबिट कार्ड उसे ऑफर कर दिया, तो ये आपका कोर सेविंग अकाउंट हो गया। और अगर इतना सारा कुछ दिया, मतलब जो कोर वाला था वो तो दिया ही, प्लस वैल्यू एडिशन में यहाँ पर भी इंश्योरेंस ऑफर कर दिया, पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दे दिया आपने, स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी दे दी, या अदर कंसेशन जैसे फ्री रेमिटेंस वगैरह दे दिए। तो ये सारे फीचर्स अगर आप एक साथ ऑफर करते हैं तो ये आपका फ्रेंड्स ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट हो जाता है। समझे यहाँ पर हमने क्या क्या दिया, इंश्योरेंस ऑफर कर दिया, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर पर्सन का होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें इंश्योरेंस जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है, जैसे 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह में भी मिलता है। स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी भी दी जाती है। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, स्वीप इन स्वीप आउट का मतलब होता है जैसे बैंक ने कहा कि 50,000 रुपये तक जो भी आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा, 50,000 रुपये तक सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहेगा उसको हम सेविंग अकाउंट का पैसा मानेंगे, 50,000 रुपये से ज़्यादा जितना भी होगा उसको हम एज ए एफडी जो है मान कर चलेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसे स्वीप इन स्वीप आउट कहते हैं। अब मान लीजिए 50,000 से ऊपर आपने अपने खाते में 70,000 रुपये जमा कर दिए मान लीजिए, तो क्या होगा, 50,000 रुपये तक सेविंग अकाउंट हो गया और उसके बाद में 20,000 रुपये आपका ये स्वीप इन हो जाएगा, यानी अब ये चला गया किसमें, उठ करके ये चला जाएगा एफडी वाले अकाउंट में आपके, ठीक है। तो इस पे एफडी का ब्याज मिलेगा आपको 20,000 रुपये पर, तो स्वीप इन हो गया। अब अगर आपको 70,000 रुपये में से 30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत ही आपने स्वीप आउट कर लिया, ये उठ करके 30,000 रुपये बाहर, यहाँ जो 20,000 एफडी में थे वो निकल करके बाहर आ गए आपके 20,000 रुपये, और प्लस 10,000 रुपये आपके जो 50,000 वाले थे उससे निकल आए, कुल मिला करके ये स्वीप इन स्वीप आउट का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। इसके अलावा आपने फ्री जो है रेमिटेंस फैसिलिटी दे दी, तो ये आपका फ्रेंड्स ऑगमेंटेड जो है सेविंग अकाउंट हो जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप थ्योरी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो काम आपका हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स आपका टर्म डिपॉजिट के बारे में हम बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट कहिए, टर्म डिपॉजिट कहिए, इसमें आपका आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट, दोनों का मिक्स भी यहाँ पर आता है। तो देखिए आरडी में क्या होता है, डिपॉजिट कैन बी बिल्ट अपॉन ए मंथली बेसिस। तो आरडी क्या होती है, 100 रुपये कस्टमर हर महीने जमा करता रहेगा, 48 महीने, 60 महीने, 10 साल, जितना भी उसकी इच्छा हो, 1 साल, जितना भी हो चाहे जमा करता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, मंथली बेसिस पर पैसा जमा किया जाता है। टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ऑन फॉर रिलेवेंट पीरियड, अब जितने भी समय के लिए पैसा जमा होता है, मान लीजिए 100 रुपये हर महीने जमा करता जाएगा, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है फ्रेंड्स वो आपका एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर को, ये सबसे खास बात होती है। फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेबल एवरी मंथ, साथ ही साथ में कुछ बैंकों में या फिर कुछ जगह कुछ स्कीमों में ये ऑफर किया जाता है कि अगर आपने जैसे अकाउंट 100 रुपये का खुलवाया हुआ है या मान लीजिए आपने 1,000 रुपये महीने का खुलवाया हुआ है, तो आप चाहें तो 500 भी जमा कर सकते हैं और आप चाहें तो 2,000 3,000 भी जमा कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, एकदम रिजिड नहीं रहते कि नहीं 1,000 रुपये महीने ही हर महीने जमा करना है। तो वही कह रहे हैं फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेबल एवरी मंथ, हर महीने कितना पे करना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर की जाती है। तो ये आपका आरडी हो जाता है। एफडी आपका, अब ये फ्रेंड्स जर्नल से प्रोडक्ट हैं, बैंकों में हम लोग लगभग देखते हैं, यूज करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं इसलिए जान लेना जरूरी है फ्रेंड्स, ओके। एफडी में क्या होता है, डिपॉजिट ऑफर्ड फॉर फिक्स टाइम, है ना, फिक्स पीरियड के लिए, 10 साल के लिए भी कोई एफडी करवा सकता है, 5 साल के लिए कोई एफडी करवा सकता है। याद रखिएगा एफडी मिनिमम 7 दिन के लिए होती है और मैक्सिमम 10 साल के लिए होती है। कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे 20 साल के लिए एफडी करवानी है,
तो आप उसकी एफडी 20 साल के लिए नहीं कर सकते। हमारे देश में मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी की जा सकती है। ये बात अलग है कि 10 साल पूरा होगा फिर वो टर्न मतलब उसको हम एफडी पलटना कह सकते हैं, ऑटो रिन्यू कह सकते हैं कि अपने आप रिन्यू हो जाए या कस्टमर आकर के रिन्यू करवा ले, तो 10 साल बाद ये पॉसिबल है। लेकिन एक साथ में 20 साल के लिए एफडी नहीं की जा सकती। मिनिमम कितने दिन के लिए एफडी की जा सकती है? तो मिनिमम 7 डेज़ के लिए एफडी की जा सकती है। ये एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन है। ओके, ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। इसमें ये भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर लीजिए, चाहे महीने में इंटरेस्ट ले लीजिए, क्वार्टरली बेसिस पर ले लीजिए, हाफ ईयरली बेसिस पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट आल्सो री इन्वेस्टेड एंड पेबल ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। यदि आप चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसको आप मत लीजिए और वो उसी में री इन्वेस्ट हो जाएगा और मैच्योरिटी होने पर जो मूलधन है उसके साथ साथ और वो भी मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफडी जो है एक तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। दूसरा, अगर आप चाहो तो इंटरेस्ट जैसे इनकम टाइप की बनवा लीजिए। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई और पता चल रहा है कि इस 1 करोड़ की एफडी पे हर महीने आपको 20,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो अगर आप चाहो तो हर महीने 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ले लो। हर महीने आप 20,000 रुपये का इंटरेस्ट आकर के बैंक में लेते जाओ, अपने खाते में लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप चाहते हो कि हमें 20,000 रुपये महीने नहीं चाहिए, तो ये 20,000 रुपये महीने उसी में 1 करोड़ की एफडी में जुड़ते जाएँगे और फाइनली आपको जब मैच्योरिटी होगी तो आपको सारा पैसा इकट्ठा भी मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन एफडी में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट की बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन होता है आरडी का और एफडी का। इसमें एफडी और आरडी दोनों को मिला करके आपको प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर किए जाते हैं। एफडी, एफडी, आरडी, एफडी, है ना? डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आरडी एंड द सेकंड पार्ट विल बी एनी वन ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। तो पहला जो पार्ट होता है इसमें फिक्स डिपॉजिट में वो आरडी होता है। दूसरा पार्ट एफडी भी हो सकता है, दूसरा पार्ट आरडी भी हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट भी ऑफर किया जाता है फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा था फ्रेंड्स इसके बारे में, तो इतना ही यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। तो टर्म डिपॉजिट के बारे में फ्रेंड्स हमने समझ लिया कि आरडी होती है, एफडी होती है और कंबाइंड भी होती है। तो बेसिक बातें हो गई। अभी इनके बारे में डिटेल में भी हमें पढ़ना है। जैसे आपने ये सारा कुछ जो पढ़ा है इनके बारे में हमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हम करंट अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में, उसके बाद में आरडी के बारे में, एफडी के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में क्या-क्या ख़ासियत है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, सेविंग डिपॉजिट मीन्स ए फॉर्म ऑफ डिपॉजिट वेदर, मतलब कहने का ये हुआ कि आरबीआई के हिसाब से जो सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है किसी भी तरीके से डिपॉजिट करना। अब चाहे उसका नाम सेविंग अकाउंट रखिए, सेविंग बैंक अकाउंट रखिए, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट रखिए, चाहे जो नाम आप रख लीजिए, वो सारे नाम चल जाएँगे। सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है डिपॉजिट करना, ठीक है? डिपॉजिट करेंगे लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, व्हिच इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विथड्रॉल्स। आप अपने अकाउंट में कितनी बार विथड्रॉल कर सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अमाउंट ऑफ विथड्रॉल, कितना अमाउंट जो है आप विथड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक खाते से, उसका भी एक जो है लिमिटेशन होती है। ड्यूरिंग एन स्पेसिफाइड पीरियड, किसी सर्टेन टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर आप कितनी बार विथड्रॉल कर सकते हैं, कितने अमाउंट का विथड्रॉल कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है फ्रेंड्स। ओके, तो सेविंग अकाउंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में पैसे को डिपॉजिट करना। कुछ बैंक इसे सेविंग अकाउंट कहते हैं, कुछ बैंक इसे सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं, कुछ इसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, या कोई और भी नाम रखा जा सकता है, चाहे जो भी कहें। लेकिन इसमें बस ये होता है कि सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, कितनी बार आप विड्रॉल कर सकते हैं और कितने अमाउंट का विड्रॉल कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं। अब जो सेविंग अकाउंट होता है फ्रेंड्स, उसका प्राइमरीली जो एम होता है वो होता है लोगों के बीच में सेविंग की आदत डालना। सेविंग बैंक अकाउंट इज प्राइमरली मीन्ड फॉर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पब्लिक। जनता के बीच में बचाने की आदत, सेविंग की आदत को डालना जो है प्राइमरीली एम होता है इसका, ठीक है। इन एडिशन टू गेटिंग नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इन अकाउंट, द डिपॉजिटर हैज़ फ्रीडम टू विड्रॉल द अमाउंट डिपॉजिटेड एज एंड व्हेन सी डिजायर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है डिपॉजिटर को, उसके अलावा डिपॉजिटर को इस बात की भी आज़ादी होती है कि वो जब चाहे अपने खाते से पैसा विड्रॉ भी कर सकता है। विड्रॉ कर लेगा, लेकिन जो कंडीशंस है कि मतलब महीने भर में अगर लिमिटेशन है कि 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, महीने में 5 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन बैंक की तरफ से है तो उस लिमिटेशन के तहत ही उसको ये फ्रीडम मिलती है कि वो जब चाहे
तब अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। इसमें जब सेविंग अकाउंट खोलता है तो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है फ्रेंड्स, वो होती है डेटर्स और क्रेडिटर की। अब इसमें डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? तो देखिए, डेटर, यहाँ पे क्रेडिटर। जो पैसा देता है वो क्रेडिटर होता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। क्रेडिट में आपका बैलेंस आता है जब पैसे आपके खाते में आते हैं। तो क्रेडिटर कौन होगा? जो हमें पैसे देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर बैंक अगर सेविंग अकाउंट है तो कस्टमर हमारे पास पैसा आकर के जमा कर रहा है, यानी पैसा कस्टमर का है, तो क्रेडिटर कस्टमर हो जाएगा। हम पैसा ले रहे हैं, उधार है हमारे ऊपर, तो हम डेटर हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके। इसी जगह अगर लोन की मैं बात करूँ तो लोन में क्या होता है? बैंक क्या करता है? पैसा देता है। कस्टमर क्या करता है? पैसा लेता है। तो जो पैसा देता है, बैंक पैसा देता है, तो बैंक क्रेडिटर होगा। मैं लोन के केस में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। मैं लोन के केस में कह रहा हूँ, लोन अगर देता है बैंक, तो बैंक पैसा देता है तो बैंक क्रेडिटर होगा और कस्टमर हमारा डेटर होगा। ओके। और जब सेविंग अकाउंट की या करंट अकाउंट की या फिक्स एफडी अकाउंट की बात करेंगे तो उन सभी केसेस में ध्यान रखें कि बैंक जो है पैसा लेता है कस्टमर से, कस्टमर हमें पैसा आकर के देता है। तो कस्टमर जो पैसा हमको देगा या जो भी पैसा देता है, चाहे वो बैंक दे चाहे वो कस्टमर दे, जो जो पैसा देता है वही क्रेडिटर कहलाता है। अब सेविंग अकाउंट में पैसा कस्टमर दे रहा है तो कस्टमर क्रेडिटर हो गया, और पैसा बैंक को मिल रहा है तो बैंक डेटर हो जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड। तो ये रिलेशनशिप हो गई बैंक और डिपॉजिटर के बीच में। बैंक डेटर होता है और कस्टमर क्रेडिटर होता है। सेविंग अकाउंट रूल इन द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी। अब यहाँ पर जब भी आप अकाउंट खोलते हैं अपने किसी भी कस्टमर का, तो जब भी अकाउंट खोलते समय आपको जो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो नियम हैं वो सारे नियम कस्टमर को बता देने होते हैं। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, एसएमएस के चार्जेज कटेंगे, एटीएम के चार्जेज कटेंगे, जो भी चार्जेज हैं आपके वो आपको बता देने चाहिए क्लियरली कस्टमर को। एज सेविंग डिपॉजिट जो होता है वो बिग कंपोनेंट होता है कासा डिपॉजिट का। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होता है फ्रेंड, कासा जो डिपॉजिट होते हैं उनका बहुत बड़ा पोर्शन होता है सेविंग डिपॉजिट, जो ये मतलब सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। दीज अकाउंट प्रोवाइड द ब्रॉड रिटेल डिपॉजिट बेस। ये अकाउंट क्या करते हैं? बहुत बड़ा रिटेल डिपॉजिट बेस प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प बैंक टू सोर अप देयर अर्निंग थ्रू लो कास्ट डिपॉजिट। अब ये क्या होता है कि जो हम सेविंग अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट देते हैं वो बहुत कम देते हैं, 3% 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, और उस पैसे को हम ले करके कहीं भी 8% 9% पर जो है लोन दे सकते हैं। 12% प्राइवेट बैंक 12-13% पर भी दे देते हैं। तो इससे इनकम करने का बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है ना। वी कैन प्रॉफिटेबली डिप्लॉय इनटू हाई यील्डिंग एडवांसेस देयर बाय बेटर स्प्रेड एंड मार्जिन, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो सकता है। तो सेविंग डिपॉजिट जो होता है, ध्यान रखेंगे कि ये एक अच्छा खासा जो है अर्निंग का तरीका होता है, क्योंकि लो कास्ट का डिपॉजिट हम इकट्ठा करते हैं कस्टमर से और उसे हाई यील्डिंग एडवांसेस या लोन में बांट सकते हैं, जिससे कि हमें इंटरेस्ट का फ़ायदा हो जाता है। मैनी बैंक ऑफर स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी। बहुत सारे बैंक स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी ऑफर करते हैं विथ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, फैसिलिटेटिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू टर्म डिपॉजिट। तो स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कर दी कि आपको 50,000 रुपये कम से कम अपने खाते में रखने हैं। उसके अलावा जितना भी पैसा जाता है उस पर जो है इंटरेस्ट रेट टर्म डिपॉजिट वाला मिलता है। 50,000 से ऊपर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये जमा किया टोटल, तो 50,000 रुपये तो आपका बेसिक वाला हो जाएगा, यानी सेविंग अकाउंट का पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर का जो बाकी का 50,000 रुपये बचता है उस पर आपको टर्म डिपॉजिट या एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ओके। तो ये हो जाता है यहाँ पर बेनिफिट फ्रेंड्स। ओके। तो सेविंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में हमने देखा कि इसको कई सारे नामों से बुलाते हैं, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कुछ भी नाम से बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जो कि नंबर ऑफ कितने विड्रॉल्स आपको अलाउ होते हैं और कितने अमाउंट का आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्टन टाइम पीरियड में, उसकी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ये सेविंग अकाउंट जो होता है उसका एम होता है, प्राइमरली उसका मतलब था, उद्देश्य था जनता के बीच में बचत की आदत को डालना, ठीक है। इसमें जो अकाउंट होल्डर है उसको नॉमिनल इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इस बात की आज़ादी भी मिलती है कि वो जब चाहे तब अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। सेविंग अकाउंट के केस में बैंक जो है, बैंक डेटर होता है और डिपॉजिटर जो पैसा हमारे पास जमा करता है वो क्रेडिटर होता है। यही रिलेशनशिप होती है, ये पूछा जाता है। पर ध्यान रखिएगा कि बैंक और कस्टमर के बीच में सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चारों केसेस में बैंक हमेशा डेटर होगा और क्रेडिटर कौन होगा? कस्टमर होगा। और जब भी आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलेंगे तो जो भी आपकी
रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंट से रिलेटेड, उसको कस्टमर को बता देंगे। कासा डिपॉजिट में सबसे बड़ा मतलब सेविंग अकाउंट जो होता है वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट होता है, चाहे वो बैंक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे जो भी बैंक हो। ये क्या करते हैं, अब चूँकि हमें जो कस्टमर होता है उसको हम सेविंग में इंटरेस्ट बहुत कम देते हैं, तो लो कॉस्ट का डिपॉज़िट हमको अवेलेबल हो जाता है, जो कि हम हाई यील्डिंग मतलब 3% 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम सेविंग अकाउंट में पैसा लेते हैं, और उसको अगर हम 12% 10% पर अगर हम डिप्लॉय कर पाते हैं, लोन में दे पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको 4% पे लिया और 12% पे दिया तो 8% का हमें बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये अच्छा खासा पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है। बहुत सारे बैंक जो है स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेविंग अकाउंट में, जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मिनिमम बैलेंस के ऊपर जितना भी पैसा जाता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो टर्म डिपॉजिट का मिलता है। कस्टमर के लिए सेविंग अकाउंट ऑफर करता है बहुत सारे ऑप्शनल एडवांटेज, बहुत सारे फ़ायदे और हैं, जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि मतलब अगर किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट होता है तो उसको क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। सेविंग अकाउंट इनकरेजेस सेविंग हैबिट अमंग सैलरी अर्नर्स एंड अदर हु हैव फिक्स्ड इनकम। तो सैलरी जो सेविंग अकाउंट होता है फ्रेंड, वो लोगों में बचत की आदत को बढ़ाता है, इनकरेज करता है। जो सैलरी कमाते हैं उनको उनमें भी बचत की आदत बढ़ाता है, और साथ ही साथ जिनकी फिक्स इनकम है उनमें भी बचत की आदत को बढ़ाता है सेविंग अकाउंट। इट इनेबल्स द डिपॉजिटर टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो इसमें हम कमाई भी कर पाते हैं, सेविंग अकाउंट में जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे हमारी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। से वैसे नॉमिनल ही होती है, 2% 30%, कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनकम होती ज़रूर है। सेविंग अकाउंट हेल्प डिपॉजिटर टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ इशूइंग चेक। अब सेविंग अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अगर चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं इस चेक इशू करके। इट शोज इनकम ऑफ सैलरीड एंड अदर पर्सन अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो जो अकाउंट है उसको देख करके किसी पर्सन ने, सैलरीड पर्सन ने पूरे साल में, या किसी अदर पर्सन ने पूरे साल में कितनी कमाई की है वो भी जाना जा सकता है, अगर उसके पास अकाउंट है तो। अगर अकाउंट नहीं होगा तो उसे फिर अलग हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, वो जैसे भी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर अकाउंट है तो ये आसानी से देखा जा सकता है किसी पर्सन ने कितना इनकम की है पूरे साल में, उसके अकाउंट को देख करके। सेविंग अकाउंट पासबुक जो होती है वो पहचान का और जो है आवास का प्रूफ के तौर पर भी काम आती है। ध्यान रखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट होता की पासबुक होती है, अगर उसमें फ़ोटो वगैरह आइडेंटिफ़ाई कर दी जाए, अटेस्ट कर दी जाए, तो वो आइडेंटिटी कार्ड या रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर भी काम आती है। इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी सच एज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र टू अदर पीपल्स अकाउंट। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक नेफ्ट आरटीजीएस करने के लिए, दूसरे के खाते में पैसा भेजने के लिए भी फैसिलिटी ऑफ़र करती है। तो इट हेल्प डू ऑनलाइन शॉपिंग। आप अगर सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। इसके अलावा ये हेल्प करती है रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई है आपके द्वारा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी रखती है। आप कहाँ लिखते बैठेंगे, उससे अच्छा होगा कि जो है अकाउंट ही चेक कर लिया जाए अपना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फंड एज व्हेन रिक्वायर्ड थ्रू एटीएम। अगर आपको पैसे की भी ज़रूरत है तो जब भी ज़रूरत है, अगर एटीएम पर आप जाएँगे तो आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आर इश्यूड अलोंग विद द सेविंग अकाउंट और एसेंशियल टैक्स फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। अब एटीएम कार्ड और जो डेबिट कार्ड जो हैं, वो सेविंग अकाउंट के साथ में ऑटोमेटिकली इश्यू हो ही जाते हैं। अब ये कोर प्रोडक्ट का पार्ट हो गए हैं। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कि जो है सेविंग अकाउंट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके अंदर में से बचत करने की आदत डालता है। दूसरा, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आपकी थोड़ी बहुत इनकम होती है। आप चेक के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा तो आप चेक से पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। आप की सैलरी कितनी आई है पूरे साल में वो भी देखा जा सकता है, या किसी व्यक्ति ने कितना कमाया है अगर वो अपने खाते में डालता जाएगा तो वो भी देखा जा सकता है। जो पासबुक होती है बैंक खाते की, वो पहचान पत्र के तौर पर, आवास प्रमाण पत्र या फिर रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर भी काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेफ्ट आरटीजीएस आप कर सकते हैं अगर आपका सेविंग अकाउंट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हुए। ये आपके जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी सेविंग अकाउंट हेल्प करता है। इसके अलावा जब भी अगर आपके पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है, तो आप जब चाहें व्हेन एंड वेयर, है ना, आपको प फंड की ज़रूरत है, वहाँ पर आप फंड जो है पैसा निकाल सकते हैं एटीएम पर जा कर के। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यू किए जाते हैं सेविंग अकाउंट में एसेंशियल टैग के तौर पर। मतलब कहने का ये है कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो होते हैं वो अब कोर प्रोडक्ट हो गए हैं सेविंग अकाउंट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम करंट अकाउंट वगैरह के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।